गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पिछले वाले टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। हम इससे पहले 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं मेंडलिज्म के। आज हम मेंडलिज्म का 3rd पार्ट लेकर आए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर अपना चल रहा है। उसके अंदर अपने 2 इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जीन वर्सेस एलील्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, हेमीजाइगस कंडीशन और अनेक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, फिनोटाइप, जीनोटाइप। मतलब कि मेंडलिज्म में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उनको हम समझ चुके हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि मेंडल ने जो नियम दिए इनहेरिटेंस के, वो कैसे दिए और किस बेस पे दिए। तो मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने लगभग 34 स्पीसीज़ को मटर के पौधों का या गार्डन पी या पाइसम स्टाइपम प्लांट का चुना और उसमें से फाइनली उन्होंने 7 कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स जो थे वो चुने। तो ये 7 कैरेक्टर ऑफ प्लांट ये हैं, अपने को इन्हीं को ही याद करना है। अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, अलग अलग चीज़ें दी होती है, तो हमें NCERT को फॉलो करना है। तो हमें ये कैरेक्टर ही याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ भी कैरेक्टर किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके दिया हो तो हमें वो नहीं पढ़ना है। NCERT की बुक में जो कैरेक्टर दे रखे हैं, पेज नंबर है इसका 70 नंबर 1 नंबर पेज पर जो भी कैरेक्टर की एक टेबल दे रखी है उस टेबल को आपने अच्छी तरह से याद करना है। तो वहाँ पर उन्होंने 7 कैरेक्टर प्लांट के चुने, जिसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे। एक स्टेम की हाइट, मतलब कि पौधे की लंबाई के अनुसार कैरेक्टर चुना। दूसरा फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन कैसी है। स्टेम की हाइट मीन्स पौधे टॉल हैं या शॉर्ट हैं, उसके बेस पे कैरेक्टर चुना। मतलब कि पौधों की लंबाई के आधार पर कुछ पौधे लंबे थे लगभग 1 मीटर और शॉर्ट कितने थे 0.1 मीटर। मतलब कि इनकी लंबाई जो थी वो वेरिएशन थी उनके अंदर। हाफ लेंथ के कुछ प्लांट थे वो शॉर्ट थे और फुल प्लांट जो थे 1 मीटर के लगभग टॉल थे। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन मीन्स फ्लावर कहाँ लगता है। फ्लावर की पोजीशन मतलब कि फ्लावर जो है प्लांट के ऊपर उसकी पोजीशन, मतलब कि ये यदि प्लांट की ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर फ्लावर जो लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, एक्सियल या एक्साइल पोजीशन पर या टर्मिनेट। मतलब कि इनमें 2 पोजीशन है, या तो वो यहाँ लगेगा फ्लावर, उसको एक्साइल बोलते हैं, और या फिर इसको बोलते हैं टर्मिनल, सिरों पर लगता है, बिल्कुल सिरे पर एक फ्लावर लगता है। तो वहाँ पर उसको 2 कैरेक्टर चुने गए। एक कैरेक्टर चुना गया एक्साइल और दूसरा चुना गया टर्मिनल। फिर पॉड शेप, जो फली लगती है उसकी शेप कैसी है, वो फुली हुई है या सिकुड़ी हुई है। मतलब कि वो फ्लैटेंड है। और NCERT में इसको दूसरा टर्म दे रखी है फ्लैटेंड के साथ, वो टर्म दे रखी है कॉन्स्ट्रिक्टेड। और इसको दे रखा है इनफ्लेटेड, मतलब फुली हुई है या फिर सिकुड़ी हुई है। फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर मतलब कि उसके ऊपर 2 तरह के फ्लावर लगते हैं। एक तो लगता है वॉयलेट, एक लगता है वाइट। तो उनके बेस पे उसके कैरेक्टर चुने, मतलब कि 7 डिफरेंट कैरेक्टर के प्लांट चुने। फिर सीड कलर कैसा है। सीड कलर मीन्स उसका कुछ प्लांट्स में उसको सीड कोट दे रखा है, तो मेच्योर सीड कलर कैसा है। तो सीड कलर के बेस पे इसको बोल सकते हैं येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन, मतलब कि सीड का कलर कैसा है। पॉड कलर, ये अनराइप पॉड है, मतलब कि बिना पकी हुई जब पॉड लगती है, मैच्योर हो रही होती है, तो अनराइप बिना पकी हुई जो पॉड है उसका कलर कैसा है। मतलब कि सीड कलर, मतलब कि उसमें सीड के कलर कैसे हैं, तो येलो कलर वाले सीड हैं या फिर पीली मटर भी अपने देखते हैं और ग्रीन मटर भी देखते हैं। तो उन दोनों में से कौन सी, वहाँ पे अलग अलग 2 उन्होंने प्लांट लिए। और इसके अंदर पॉड कलर को इसमें दिया है CDC के अंदर ग्रीन और येलो, उसको उल्टा हो गया ग्रीन और येलो। पॉड कलर, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है अपने को। सीड कलर येलो, मतलब कि जो सीड मैच्योर हैं उनका कलर, और पॉड कलर जो पॉड अनमेच्योर है, अनराइप है। उसके बाद सीड शेप, सीड शेप मतलब कि बीज का आकार कैसा है। इसको 2 कैरेक्टर चुने, राउंड और रिंकल, मतलब कि पूरे गोल बीज और झुर्रीदार, मतलब कि सिकुड़े हुए से बीज जिसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। तो इस प्रकार के कैरेक्टर उन्होंने चुने। अब ये तो NCERT के अंदर बिल्कुल मेंशन कर रखा है।
अब ये देखते हैं कि हमने कल जीन्स पढ़े, एलील्स पढ़े, उसकी पोजीशन पढ़ी, तो यहाँ कुछ मैंने वही डायग्राम वापस बनाया है जहाँ पे ये लोकस है, ये लोकस है, ये लोकस है। लोकस मीन्स लोकेशन, क्रोमोसोम के ऊपर प्रॉपर लोकेशन। तो गार्डन पी के अंदर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 14 क्रोमोसोम। गार्डन पी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 7 पेयर, मतलब 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इन जो कैरेक्टर्स है, इन कैरेक्टर्स की पोजीशन अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग होती है। मैंने कल एग्जांपल लिया था ह्यूमन क्रोमोसोम के क्रोमोसोम नंबर 12 का, जिसमें आई कलर का मैंने एग्जांपल लिया, और आई का जो साइज़ है उसका कलर लिया। तो वो आई का साइज़ का और आई का कलर का एग्जांपल लिया था। तो वहाँ पर मैंने बताया था क्रोमोसोम नंबर 12 पर ये जीन पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन भी बताई थी भी इस लोकेशन पे होता है। अब यहाँ पर इनके क्रोमोसोम का नंबर हमें पता होना चाहिए। जैसे ह्यूमन्स के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो हज़ारों तरह के करैक्टर प्रत्येक क्रोमोसोम के पास कोई वो करैक्टर है वो वहाँ पर पाया जाएगा। तो यहाँ पर स्टेम हाइट जो है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पर पाया जाता है। स्टेम हाइट जो है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पर ये इसके जीन है वो पोजीशन रहते हैं। फ्लावर की पोजीशन का भी क्रोमोसोम नंबर 4 पर उसके जीन लोकेटेड रहते हैं। पॉड शेप, उसके जीन भी क्रोमोसोम नंबर 4 पर लोकेटेड रहते हैं। मतलब कि वहाँ पर मेंडल ने जो करैक्टर चुने, 14 क्रोमोसोम थे, तो वहाँ पर 4 नंबर क्रोमोसोम ऐसा था जो उन 3 करैक्टर को अपने साथ क्या रखता था। तो उसके बाद फ्लावर कलर, ये 1 नंबर क्रोमोसोम पे, फ्लावर कलर है वो 1 नंबर क्रोमोसोम पे वो पाया जाता है। सीड कलर वो भी 1 नंबर क्रोमोसोम पे पाया जाता है, मतलब कि उसके जीन की लोकेशन जो है वो कितने नंबर क्रोमोसोम पे है? 1 नंबर क्रोमोसोम पर। और पॉड कलर वो 5 नंबर क्रोमोसोम पर, और सीड शेप वो 7 नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। इसका मतलब मेंडल ने जो 7 करैक्टर चुने, 1, 4, 5 और 7, क्रोमोसोम नंबर 4 ही क्रोमोसोम ऐसे थे जिनके ऊपर ये सारे करैक्टर पाए जाते थे। तो इसका मेंडल को आगे जाकर थोड़ा सा नुकसान हुआ, क्योंकि वो और कुछ भी बता सकते थे यदि वो अलग अलग क्रोमोसोम के अलग करैक्टर को उठाते। तो उन्होंने 34 स्पीसीज़ के करैक्टर चुने, उसमें से 22 को फाइनलाइज किया, लास्ट में 7 को उन्होंने अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। तो उन 34 में से यदि कुछ और करैक्टर वो ले लेते मेंडल, तो वहाँ पे क्रोमोसोम के साथ और वेरिएशन आती। तो वहाँ पे मेंडल जो चीज़ बताकर नहीं गए वो चीज़ भी उसमें खोजी जा जाती, जो बाद में वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया भी मेंडल की जो, जिसको हम मेंडल के एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं कि मेंडल के नियम जिस पर लागू नहीं होते, तो वो मेंडल बता के चले जाते। तो उसका नुकसान किस प्रकार से मेंडल वो नहीं बता पाई चीज़ें, वो हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे आगे। पहले हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझते हैं। तो मैंने आपको बताया क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर 3 अलग अलग करैक्टर के जो जीन है वो पाए जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर 2 करैक्टर अलग अलग उनके जीन पाए जाते हैं, और पॉड कलर और पॉड सीड शेप के कलर हैं वो 5 और 7 नंबर क्रोमोसोम पे उनकी लोकेशन होती है। अब मैंने यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया है, मैं एग्जांपल लेता हूँ क्रोमोसोम नंबर 4। तो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग लोकेशन बताई है। तो अंडरस्टूड है आपको लोकेशन क्या होती हैं? अलग अलग जीन ये क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जीन को क्या करेंगे, वो वहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें, यदि ये, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? 4 का यहाँ पर लोकेशन दिखा रखी है, उसमें जीन की पोजीशन दिखा रखी है। मान लो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेम हाइट को। ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? फ्लावर पोजीशन को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये पॉड शेप। तो इस तरह से ये तीनों करैक्टर जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। मैंने इसकी लोकेशन बता दी। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब कि ये यदि मेल प्लांट का है तो ये क्रोमोसोम किसका है?
फीमेल प्लांट का तो दोनों क्रोमोसोम किसी एक ही प्लांट के अंदर होंगे, क्योंकि वहाँ पर जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट के अंदर ये जीन आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्टेम हाइट, यहाँ पर फ्लावर पोजीशन और यहाँ पर पॉड शेप, ये करेक्टर यहाँ पर क्या होंगे, इनके ऊपर पाए जाएंगे। अब इसको यदि देखें, इसके दो करेक्टर हैं, तो यहाँ पे क्रोमोसोम की पोजीशन क्या हो सकती है, होमोलोगस तो है ये, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। तो यहाँ पर ये जो करेक्टर है और ये जो करेक्टर है, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट एलील्स के होते हैं। मतलब कि एक क्रोमोसोम विपरीत लक्षणों वाले एलील्स के, जो दो क्रोमोसोम डिप्लॉयड होते हैं, वो विपरीत लक्षणों वाले जो होते हैं वो करेक्टर्स को अपने पास रखता है। यदि ये दोनों सेम होते तो वो कंडीशन क्या होती, तो यहाँ पर यदि हम हाइट की बात करें, तो हाइट की बात करने पर या तो क्रोमोसोम इस पोजीशन में होंगे, ये एक टी और एक टी, मतलब कि टॉल प्लांट, मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये टॉल, और किसको रिप्रेजेंट होगा, ये डोमिनेंट। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, दोनों में से एक क्रोमोसोम जो है वो बड़े टी को रिप्रेजेंट करेगा और एक छोटे टी को, मतलब कि ये टॉल को रिप्रेजेंट करेगा और किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये शॉर्ट को। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, हेटेरोजाइगस, ये कंडीशन क्या होगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन। और थर्ड पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर दोनों ही करेक्टर जो होंगे उसके ऊपर, उस हाइट से संबंधित दोनों ही क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। तो यहाँ पर प्लांट कैसा होगा, शॉर्ट होगा, या शॉर्ट के करेक्टर को ये बताएंगे। तो मेंडल ने इस तरह के करेक्टर चुने कि वहाँ पर प्रत्येक, और उसको इस टी को और इस टी को उसने नाम क्या दिया, फैक्टर। ये फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्होंने उसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उसको बड़े टी या छोटे टी से बता दिया। इस तरह से फ्लावर की पोजीशन के लिए भी। तो यहाँ पर ये जो करेक्टर बताए जा रहे हैं यहाँ पर, ये सभी के सभी डोमिनेंट हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, डोमिनेंट करेक्टर हैं। मतलब कि ये पौधों के अंदर ये प्रभावी होते हैं, तो पौधा इन लक्षणों को दिखाता है, या लक्षण वाले प्लांट हमें दिखते हैं। वो उन्होंने फिर प्रैक्टिकल के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ भी किया कि डोमिनेंट करेक्टर क्यों दिखते हैं। और दूसरे करेक्टर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये जो करेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, रिसेसिव। ये क्या है, सभी रिसेसिव। और ये करेक्टर सभी के सभी क्या है, डोमिनेंट। तो इसका मतलब दो विपरीत लक्षणों को यदि करेक्टर रखता है, तो यहाँ पर यदि ये टी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम, यहाँ पर ये टी और टी, या फिर टी और टी, या फिर ये लक्षण आएंगे, या फिर इनमें से कोई एक लक्षण आ सकता है। इस तरह से पॉड शेप है वो भी। तो इस तरह से प्रत्येक जो क्रोमोसोम है वो कुछ मटर के पौधों पर कुछ करेक्टर्स को रखता है, और उस करेक्टर्स को वहाँ पर एक्सप्रेस कैसे होते हैं, किस प्रकार से वो दिखाता है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया। तो ये करेक्टर्स थे जो चुने, उनके क्रोमोसोम की लोकेशन है, किस किस क्रोमोसोम पे कितने जो हैं वो करेक्टर पाए जाते हैं। तो ये मैंने क्रोमोसोम नंबर 4 का एग्जाम्पल लिया है, जिसके ऊपर 3 डिफरेंट करेक्टर्स जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम की अलग अलग लोकेशन पर जीन को लोकेट करते हैं, और वो उस एलील को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जो पीछे से कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार जीन, लोकस, एलील, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो ये इनके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए, मतलब कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट तो किए, लेकिन कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए, क्योंकि गार्डन पी प्लांट जो है, गार्डन पी जो पाइसम स्टाइबम प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब कि उसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों क्या है, एक ही प्लांट के ऊपर या एक ही पौधे पर, एक ही फ्लोर में पाए जाते हैं। तो फिर इसके लिए मेंडल ने कुछ अलग तरीका अपनाया कि हम रिप्रोड्यूस कैसे करें, या रिप्रोडक्शन का तरीका। तो रिप्रोडक्शन का तरीका, यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे इनको? हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट है वो इनहेरिटेंस के कैरेक्टर को दिखाएंगे। यदि हम टॉल प्लांट को टॉल प्लांट से रिप्रोड्यूस करेंगे तो पौधे कैसे मिलेंगे हमें? सभी
लंबे मिलेंगे तो हमें कोई करैक्टर की वेरिएशन नहीं आएगी। जैसे कल मैंने आपको पीछे क्लास में एग्जांपल दिया था चाय का कि हमें दो अलग अलग एक ही स्वाद की एक ही मटेरियल की मतलब कि दोनों के अंदर हमें बराबर मात्रा में चाय पत्ती डाली, बराबर मात्रा में चीनी डाली, बराबर मात्रा में दूध डाला और बराबर मात्रा में उसको गैस पर उबाला, तो उबालने के बाद दोनों का टेस्ट कैसा आएगा? सेम आएगा, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके से हमने कोई वेरिएशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया। लेकिन यदि हम दो अलग अलग बर्तन में अलग अलग स्वाद की अलग अलग मटेरियल की, एक में चीनी कम डाल दी, एक में चाय पत्ती कम डाल दी, एक में दूध की मात्रा कम डाल दी, पानी ज़्यादा डाल दिया, दूसरे के अंदर हमने क्या किया, उतनी ही मात्रा रखी या चीनी ज़्यादा डाल दी, चाय पत्ती ज़्यादा डाल दी और दूध भी बिल्कुल प्योर डाला, उसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाया, तो वहाँ पर क्या होगा, उनमें वेरिएशंस आएंगी। एक चाय बढ़िया बनेगी और एक चाय फीकी बनेगी या उसका स्वाद टेस्टलेस होगा। तो उन दोनों को यदि मिला दें तो जो अच्छे स्वाद वाली चाय है उसका टेस्ट भी नहीं आएगा और जो जिसका बेकार स्वाद वाली चाय उसका तो हमें कोई तीसरा टेस्ट मिलेगा। तो इसके कारण हमें क्या मिलती है? वेरिएशन मिलती है। तो यहाँ पर मेंडल ने भी इसी तरीके को या इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने कहा भी यदि हम एक ही टाइप के प्लांट को रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमें एक ही टाइप की प्रोगेनी या संतति मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, उनको हाइब्रिड किया। मतलब कि हाइब्रिड मीन्स दो अलग अलग करैक्टर्स के प्लांट जब आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड। उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। वो संकर जाति बनेगी और उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो प्लांट बनेगा वो हाइब्रिड प्लांट होगा और जो प्रोसेस होगा उसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। दो डिफरेंट करैक्टर्स या डिफरेंट स्पीसीज़ के प्लांट आपस में जब मिलते हैं या उनका जब रिप्रोडक्शन किया जाता है तो उसको रिप्रोडक्शन न कहकर उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि आपस में क्या है, वो डिफरेंट करैक्टर्स को अपने पास साथ कैरी करते हैं। तो उन्होंने क्या प्रोसेस अपनाया, किस तरीके के द्वारा उन्होंने रिप्रोड्यूस किया प्लांट्स को, तो वो तरीका हम समझते हैं, उसके प्रोसेस देखते हैं, उसका स्टेप्स क्या क्या हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि संकरण के स्टेप क्या हैं। संकरण के स्टेप में क्या होगा? पहला स्टेप उन्होंने किया, क्या किया उन्होंने? कोई प्लांट चूज किया, चूजिंग ए प्लांट। चूजिंग ए प्लांट में से फिर उन्होंने क्या किया, कोई एक प्लांट को उन्होंने क्या बनाया? मेल, और कोई एक प्लांट को फीमेल। प्लांट जो है वो कैसा है? इसमें बाइसेक्सुअल है। तो उनको क्या करना पड़ा? वहाँ पर एमेस्कुलेशन करना पड़ा। इसको बोलते हैं एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम फ्लावर। दूसरा तरीका उन्होंने, दूसरा स्टेप क्या अपनाया? एमेस्कुलेशन, मतलब कि वहाँ पर विपुंसन करना। विपुंसन मतलब कोई भी एक प्लांट का जो फ्लावर थे उन फ्लावर के क्या कर दिए, वहाँ से स्टेमन को या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को वहाँ से रिमूव कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो प्लांट कैसा रहेगा? सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बनेगा। तो वहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ओवरी होती है, तो ओवरी से क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। तो सीड आसानी से वहाँ से बन जाएंगे और वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन, खुद को पोलिनेट नहीं कर पाएगा, वहाँ पे खुद के परागकण उस पर नहीं चिपकेंगे, जिसके कारण वो सेल्फ पोलिनेट नहीं होगा। जिसके कारण यदि हम ये करैक्टर वो उत्पन्न करना चाहे तो वो किसी तरीके से उत्पन्न नहीं, मतलब कि वो खुद के करैक्टर को उत्पन्न करने के लिए किसी भी तरीके से वो फ्री नहीं होगा। उसको क्या हमने क्या कर दिया? उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को वहाँ से रिमूव कर दिया। थर्ड हम क्या करेंगे? वहाँ पर बैगिंग करेंगे उसके ऊपर। जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को वहाँ पर रख दिया या उसके वहाँ पर सिर्फ एक ही फीमेल पार्ट रखा
मेल को वहाँ से मेस्कुलेट कर दिया। फिर उसके ऊपर हमने क्या लगानी, बैगिंग। बैगिंग मीन्स उसके ऊपर थैली बांध देना। थैली बांधने का फ़ायदा ये है कि कोई भी इंसेक्ट या हवा के द्वारा पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट से उड़कर वहाँ तक नहीं आ पाते हैं। यदि आ भी जाएंगे तो बैग जो उस पर लगा हुआ उस फ्लोर के ऊपर, वो थैली जो लगी हुई है, वो उस पोलिनेशन को, सेल्फ पोलिनेशन को या क्रॉस पोलिनेशन जो दूसरे प्लांट से अपनी मर्जी के बिना का कोई पोलन ग्रेन वहाँ उड़ कर आ रहा है, तो वो किसी भी तरीके से क्या होगा वहाँ पर उसे रोकेगा। और फोर्थ क्या कर देते हैं, उस पर टैगिंग। टैगिंग मीन्स उस पर निशानी लगा देना, उसके ऊपर को नाम लिख देना भी ये पर्टिकुलर कैरेक्टर का प्लांट है, या इसके ऊपर हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये हाइट का एक्सपेरिमेंट है या पोजीशन का एक्सपेरिमेंट है या पॉड शेप का एक्सपेरिमेंट है। तो वो टैगिंग उस पर ज़रूरी है, उस पर टैग लगा देना ताकि उस फ्लोर, क्योंकि उसने हज़ारों पौधे हुए, नहीं कि उसने 1-2 पौधों में प्रयोग किया था मेंडल ने, उसने हज़ारों पौधे अपने बाग के अंदर लगाए। तो प्रत्येक पौधे को वहाँ पर अलग से पहचानने के लिए, उन्हें इंडिविजुअलिटी देने के लिए उन्होंने क्या किया, उस कैरेक्टर्स को क्या किया, देखने के लिए उस पर क्या किया, टैगिंग किया। जब फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं तो फिर उन्होंने क्या किया, किसी एक पोलन ग्रेन, जो भी उस प्लांट के कैरेक्टर थे, पोलन ग्रेन को वहाँ से लिया और लेकर जिसके ऊपर बैगिंग की उस बैग को उतारा और उसके ऊपर फ्लावर जो पोलन ग्रेन थे उसके ऊपर छिड़क दिए, जिसके कारण हमारी मर्जी का क्या हुआ, वहाँ पर पोलिनेशन हुआ। मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन की बजाय अपनी मर्जी का पोलिनेशन हुआ। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि अलग कैरेक्टर को हमने क्या डाला वहाँ पर, पोलन ग्रेन का वहाँ पर फ्यूज़न किया। अब ये फ्यूज़न करने के बाद में वो सीड बनेंगे, तो सीड क्या होंगे, वो अलग ही कैरेक्टर के बनेंगे, उसकी वेरिएशंस आएंगी। तो उन वेरिएशंस को कैसे पता किया उन्होंने, किस प्रकार वेरिएशन पता चले, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पूरा स्टडी करेंगे। ये थे आज हमने कैरेक्टर पढ़े, उन कैरेक्टर को किस प्रकार उन्होंने चूज़ किया और कैरेक्टर्स को किस प्रकार वो आगे लेकर गए या किस प्रकार उन्होंने स्टेप्स फॉलो किए। तो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन स्टेप्स के बिना वो एक्सपेरिमेंट समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये स्टेप्स हैं और ये कैरेक्टर हैं। तो हम इन कैरेक्टर्स को लेते हुए नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इनके लॉ पढ़ेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू।